बात करते हैं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल को लेकर, जिसने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023 में कई अहम महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारत वित्त वर्ष 2023-24 में 2029-30 के बीच जो बुनियादी ढांचा है उसमें करीब 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। साथ ही रेटिंग एजेंसी का ये अनुमान है कि ये राशि पिछले साल जो वित्त वर्ष रहे हैं 2017 से 2023 उसमें 67 लाख करोड़ रुपए की तुलना में दोगुनी है और इसीलिए ये जो राशि है वो 7 वर्षों में इसकी जो तुलना की गई उससे अधिक है और समीक्षाधीन अवधि में कुल 36.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हरित परियोजनाओं में किया जाएगा, जो 2017 और 2023 के मुकाबले 5 गुना है। क्रिसिल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमीश मेहता का मानना है कि एजेंसी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030 से 31 तक भारत का जो जीडीपी है उसमें औसतन 6% की वृद्धि होगी और 2030-31 तक प्रति व्यक्ति आय जो है वो $4,500 हो जाएगी। क्रिसिल का ये मानना है। सड़क, राजमार्ग, नवीकरणीय और ऊर्जा, बंदरगाह जैसे क्षेत्र हैं वो जो 10 में से 7 से अधिक, इनका योगदान बहुत अहम रहेगा। तो अमेरिकी डॉलर $4,500 जो है वो प्रति व्यक्ति आय रहेगी और सड़क, राजमार्ग, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह जो क्षेत्र का कुल स्कोर 10 में से 7 से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में जो सुधार और वृद्धि की गति को दर्शाता है। यानी मोटा मोटी बात और लबो-लबाब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अहम फोकस है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, बजट में जब कैपेक्स को भी अनाउंस किया गया था तो उसमें भी जो परसेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बढ़ाया गया था ताकि आर्थिक प्रगति सुदृढ़ हो पाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस शो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जगन नारायण पद्मनाभन जी, सीनियर डायरेक्टर एंड ग्लोबल हेड ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी लॉजिस्टिक्स कंसल्टिंग, क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास प्रोग्राम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए निकालने के लिए। सर, सवाल मेरा ये है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उस लिहाज से और ये जो अवधि बढ़ाई गई है जिसको लेकर लगातार हम इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए इसको? धन्यवाद मेरे को इस शो में शामिल करने के लिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो ये है कि हमारा जीडीपी 2 टाइम्स होने वाला है अगला 7 साल में, और अगर ये हो रहा है तो इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपने जैसे बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड अभी जो 66.7 लाख करोड़ है पिछले 7 साल का, वो डबल होने वाला है नेक्स्ट 7 इयर्स का, दैट इज 2024 to 2030 में 143 लाख करोड़ का होने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने बताया था, इसका जो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट का है, सब जगह में इसका इम्पैक्ट रहेगा। 2.5 टाइम्स इसका जीडीपी मल्टीप्लायर बोलते हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट रहेगा। एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और जैसे आपने बताया था 67% है वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने वाला है, जैसे रोड है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसके जुड़ा हुआ जो भी कंपनीज हैं सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। जगन नारायण जी, जिन सेक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें बंदरगाह है, हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें और ख़ास तौर पर जो ईवी है यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो जो सेक्टर है वो सबसे बड़ा योगदानकर्ता साबित होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। इसे आप किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, तो इस पे जो पहले तो 67% जो कोर में बोले थे, बाकी का जो भी 33% है उस पे जो है इम्पोर्टेंट होगा ग्रीन फंडिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे आपने बताया था। एक है पावर का सेक्टर है, उसका 24 to 30 में 30.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और जैसे आपने बताया था ईवी, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अभी है 0.6 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है 2017 to 2023। वो इनफैक्ट 10 टाइम्स होने वाला है टू कम टू 2024 to 2030 में 6.3 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होने वाला है। और खास करके इसमें जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स होगा 60% उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दोज ईवी, मतलब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें 3.7 लाख करोड़ का जाने का उम्मीद है। और ऑटो वैल्यू चेन है, उस पे जाएगा 0.4 लाख करोड़, और
जो ऑप्टिमाइजेशन जैसे बाकी का भी है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बात करेंगे तो नॉट ओनली ईवी, एथेनॉल है, सीएनजी है, उसमें भी अबाउट क्लोज टू 1.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स जाने का उम्मीद है। बिल्कुल। और पद्मनाभन जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रेड कारपेट है अब रेड टेप की जगह, उस लिहाज से इस सेक्टर में असीम निवेश की संभावना है। अलग अलग राज्यों की हम बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यहाँ पर देश निवेश करते हैं आकर। हाँ जी, देखिए ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, तीन तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्टेट गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जैसे आपने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्टर डिफरेंट रहा पहले, और उसका चेंजेस भी हम देख सकते हैं। जैसे अभी हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हाथ काफी ज्यादा है। More than 70% and above is very state government और central government. प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन 20 से 25% है। अगर हम पावर सेक्टर में देखेंगे वो चीज थोड़ा उल्टा है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन 50% एंड देयर अबाउट्स है। पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट उस अबाउट 45 to 50% है। आगे जाके हमारा ये न्यू टेक्नोलॉजीज है और एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। जैसे अभी रिलायंस ऑन कोल इज गोइंग टू डिक्रीज, वी वांट टू प्रमोट मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो जी पद्मनाभन जी, क्यों कहा जाता है कि एक हाईवे जब खुलता है तो वो कई लोगों को नौकरियां देता है, यानी मानना ये पड़ेगा कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं तो जो रोजगार का मोर्चा है वो खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। उस लिहाज से आप देखिए कि नौकरियों की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पर इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप की जब भी हम बात करते हैं, वो भी सुदृढ़ होता हुआ नजर आएगा जिस तरह से अब वृद्धि हम कर रहे हैं खर्च के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाँ, इसमें दो तीन का हम देख सकते हैं। एक है नॉर्मल पार्ट ऑफ इट, जो 1 रुपया अगर एक बार कर रहे हैं तो उसका जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है क्लोज टू 2 टाइम्स। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से निकलता है वो क्लोज टू 5 to 6 टाइम्स होता है। तो मतलब दोनों अगर हम जोड़ेंगे क्लोज टू 6 to 7 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटी रहता है। डिफरेंट सेक्टर्स हैव डिफरेंट फैक्टर्स, तो बट दिस इज द ओवरऑल पार्ट ऑफ इट, दैट इज वन। सेकंड, अभी हम ये सब बोल रहे हैं न्यू एज सेक्टर्स हैं, इसीलिए इस पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, रिसर्च का जो फोकस रहेगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक है, जैसे अभी हाई स्पीड रेल ले लेते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काफी इंपॉर्टेंस आ जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी में हम देखें, अभी टॉकिंग अबाउट ऑफशोर विंड देख रहे हैं, फ्लोटोवोल्टिक्स बात कर रहे हैं, बायो एनर्जी देख रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्रेडिक्शन। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है पद्मनाभन जी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और ये जो हम कह सकते हैं बात प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है। जब भी वो किसी देश जाते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स पर हम भारत की साख बढ़ते हुए देख रहे हैं। जो वो हिचक थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की, वो मिटती हुई नजर आ रही है। तो आप मानते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप बदलने में आने वाले समय में? एब्सोल्युटली, क्योंकि इतना अगर इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो बाहर का देश का उन लोग भी सोचेंगे, हाँ इस कंट्री में हम हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो आगे का भी हमारा बिजनेस पोटेंशियल दिखने के लिए नजर आ रहा है। तो उन लोग भी थोड़ा काफी ओपन रहेंगे टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, या इधर वो मैन्युफैक्चर करने के लिए। मेक इन इंडिया जो है उसके लिए भी तो दे विल बी लॉट मोर ओपन इन दोस आइडियाज। तो हमारा जो पोटेंशियल के हिसाब से जो ट्रेड रहता है ना, वो बैलेंस शिफ्ट होते हैं। तो नजरिया जैसे बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया टू लुक एट इंडिया विल बी कंप्लीटली डिफरेंट गोइंग फॉरवर्ड, कंसिडरिंग दी अपॉर्चुनिटी, जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमने ये एविएशन में भी देखे हैं, हाई स्पीड रेल में देख रहे हैं, तो ये सब अभी और आगे बढ़ेगा। और यंग माइंड्स का कितना बड़ा रोल है। हम मानते हैं कि जो भारत है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड पर चलता है, और ख़ास तौर पर जब डेमोग्राफी की बात करें तो उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। यंग माइंड्स किस तरह से आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा महाशक्ति और एक बल साबित हो सकते हैं, कार्यबल के लिहाज से भी। एब्सोल्युटली, क्योंकि इस पे क्या है ना, दो है, एक है स्किल लेबर, एक है अनस्किल लेबर। जो स्किल लेबर के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप काफी बढ़ेगा। तो जो यंग पीपल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पहले क्या आईटीईएस
उसमें काफी ध्यान जा रहा था। अभी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है, तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स, जैसे अभी सैटेलाइट के थ्रू इतने सारे काम हो रहा है, जी तो so people will be much more inclined to come into infrastructure, use technology, और इसका acceptance also from by the companies बहुत है, तो ये जी उन लोग भी absorb करने के लिए भी रहेगा। और खास तौर पर आप देखेंगे जो भी है 75 इयर्स प्लस ऑफ इंडिया जो अभी बनाए हैं, हमारा इकोनॉमी अगर डबल होने वाला है इन द नेक्स्ट 7 इयर्स, जी तो इतना सारा हम वी नीड एवरीबडी एट एवरी पॉइंट इन टाइम। तो मतलब यूथ भी आना चाहिए, स्किल लेबर भी है, एक्सपीरियंस है, सबके लिए ये मौका आएगा, तो बिल्कुल इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और साफ तौर पर जिस स्पेंडिंग की हम बात करें वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाएगी, क्योंकि जब देश आगे बढ़ता है तो वहाँ रहने वाले लोग खुद ब खुद बहुत उन्नति से परिपूर्ण महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मनाभन जी इस खास शो में अपना कीमती समय निकालने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के। तो क्रिसल की रिपोर्ट